बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंप्यूटेशन ऑफ प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। समामेलन से पूर्व का या बाद का लाभ अथवा हानि। इससे पहले जो आपको मैंने थ्योरेटिकल जो लेक्चर दिया था उसमें बातें बताई थी कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय आपकी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो उसमें एक तो क्या था कि जो कुछ रेशियोज आपको निकालने हैं, जैसे टाइम रेशियो समय का अनुपात, सेल्स रेशियो समय का अनुपात, और कुछ मदें ऐसी होती हैं जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेटेड होती हैं, कुछ मदें ऐसी होती हैं जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेटेड। अब इसमें क्योंकि जो समावेलन से पूर्व का लाभ होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है और उसको केवल पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने के लिए काम में लिया जा सकता है, कैपिटल एक्सपेंसेस को और या गुडविल को राइट ऑफ करने को। और बाद का जो लाभ होता है वो लाभांश वितरण के लिए अवेलेबल होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। तो अब क्या है कि जो अगर प्री इनकॉर्पोरेशन से संबंधित कोई लॉस है तो उसको गुडविल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और अगर कोई गेन है तो उसको जो है आप क्या करते हैं, लाभांश के लिए उपलब्ध माना जाता है वो। तो अभी आज का ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर में कुछ समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस को ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है कि मून लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30th September 2012 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ स्टार लिमिटेड फ्रॉम 1st April 2012. The books of accounts for the business for the year ended 31st March 2013 disclose the following information. तो कौन कौन सी सूचना दी में देखिए इस कंपनी की, जो कि 30 सितंबर 2012 को इनकॉर्पोरेट हुई है और जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31 मार्च 2013 अकाउंटिंग ईयर का एंड है। सेल्स दे रखी है आपको 1 अप्रैल 2012 से 30 सितंबर 2012 1 करोड़ 20 लाख। सेल्स 1 अक्टूबर 2012 से 31 मार्च 2013 तक दे रखी है 1 करोड़ 80 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है 1 करोड़ 95 लाख। सैलरीज एक्सपेंसिस दे रखे हैं 15 लाख। रेंट एंड टैक्सेस दे रखे हैं 4,50,000। सेलिंग एक्सपेंसिस दे रखे हैं 3 लाख। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन दे रखा है 75,000। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 9,000। यू आर रिक्वायर्ड टू prepare profit and loss statement for the year ended 31st March 2013 showing computation of Moon Limited's profit between prior to and after incorporation. तो ये जो मून लिमिटेड जो नई कंपनी है इसने व्यापार खरीदा है स्टार लिमिटेड कंपनी का, ठीक है। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 है। अब इसमें क्या है कि पहले तो आप ये स्टेटमेंट बना लीजिए। कैसे? ये कॉलम खींच लीजिए। इसमें कॉलम में आप क्या करेंगे, पार्टिकुलर्स का है और फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, रेशियो ऑफ अपॉर्शनमेंट, फिर फिगर्स फॉर प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। फिर इसका आप हेडिंग लगा लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मून लिमिटेड शोइंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस प्रायर टू एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अब इसमें क्या है कि नई कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो 30 सितंबर 2012 को हुआ है। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने और 30 सितंबर से 31 मार्च के 6 महीने। तो ये आपका टाइम रेशियो जो है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 6 महीने, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 6 महीने, तो 6 महीने अनुपात 6 महीने, तो आपका टाइम रेशियो हो गया 1:1। और इसमें आपको सेल्स दी हुई है। सेल्स जो है वो टोटल जो सेल्स है वो 1 अप्रैल 2012 से 30 सितंबर तक और 1 अक्टूबर 2012 से 31 मार्च तक 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 80 लाख। अब ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल्स है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल्स है, इसका रेशियो निकाल लीजिए। 1 करोड़ 20 लाख अनुपात 1 करोड़ 80 लाख। तो ये आपका जो सेल्स रेशियो है ये आ जाएगा सेल्स रेशियो 2:3, 2:3। किसका रेशियो है? 1 करोड़ 20 लाख अनुपात 1 करोड़
80 लाख, ये सेल्स रेशियो निकाल लिया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है सेल्स का फिगर, तो सेल्स जो है मैंने आपको बताई, इस क्वेश्चन में आपको सेल्स दी हुई है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल्स कितनी है और बाद की कितनी है। तो इसमें 1,20,00,000 जो है ये वाली सेल्स प्री पीरियड की है, 1,80,00,000 पोस्ट पीरियड की दी हुई, दोनों को जोड़ लीजिए तो सेल्स का फिगर आपका आ गया 3 करोड़। 3 करोड़ सेल्स का फिगर जो कि गिवन है क्वेश्चन में। जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है उसकी 1,20,00,000 और 1,20,00,000 और उसके बाद वाले की 1,80,00,000, ये आपने फिगर लिखे गिवन फिगर्स। फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,95,00,000, 1,95,00,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है। तो 1,95,00,000 जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो आप लिखिए लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स लिखने के बाद लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,95,00,000 और इसको 2:3 के रेशियो में बांट दीजिए, यानी 1,95,00,000 इंटू 2/5 और इंटू 3/5, तो ये आपका 78 लाख आ जाएगा। ये आ जाएगा 1,17,00,000, ये आ जाएगा 78 लाख, ये आ जाएगा 1,17,00,000। ये जो 1,95,00,000 का जो फिगर है इसका इंटू 2/5 और इंटू 3/5, 78 लाख और 1,17,00,000, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। तो ये सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स आप माइनस कर लीजिए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल आया 1,05,00,000 रुपए और प्री इनकॉर्पोरेशन 42 लाख, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है 63 लाख। ठीक है, जो क्वेश्चन में फिगर दिए गए वो आपने लिखे हैं। अब आपने क्या किया कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको ए पॉइंट दिया है। अब क्वेश्चन में आपको खर्चे दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो एक्सपेंसेस में पहले आपके सैलरीज का एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 लाख रुपए का सैलरीज का एक्सपेंसेस है, सैलरीज 15 लाख, इसको टाइम के आधार पे बांटते हैं 1:1, तो ये आ गया आपका 7.5 लाख और 7.5 लाख, दोनों में आधा आधा। फिर आपके रेंट एंड टैक्सेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,50,000, रेंट एंड रेट्स को 4,50,000 है, ये भी टाइम रेशियो में 1:1 में बांट दीजिए, 2,25,000 और 2,25,000। फिर आपको दिया हुआ सेलिंग एक्सपेंसेस जो सेल्स रेशियो में बटेंगे, तो सेल्स रेटेड है ये है 3 लाख रुपए, तो सेलिंग एक्सपेंसेस आपने लिखा 3 लाख और इसको बांट दीजिए 2:3 में, 3 लाख का 2/5 और 3/5, ये आ गया 1,20,000 और ये आ गया 1,80,000, ये आपने सेलिंग एक्सपेंसेस को बांटा। फिर आपके आता है डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, डायरेक्टर्स, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है आपको डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दे रखा है, क्योंकि इसने खरीदने वाली भी कंपनी है और बिक्री करने वाली भी कंपनी है, तो दोनों कंपनियां हैं, इसलिए इसमें क्या करेंगे अपन, इस रेशियोज को 1:1 में डिवाइड करेंगे दोनों कंपनियां होने के नाते। तो इसमें देखिए जो डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन है वो है आपका दिया हुआ क्वेश्चन में 75,000, तो 75,000 को आप 1:1 में बांट दीजिए डायरेक्टर रेम्युनरेशन को, 75,000 को 1:1 में 37,500 और 37,500। फिर इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का फिगर है 9,000, इसको 1:1 में 4,500 और 4,500। फिर आपके दिया हुआ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स को टाइम के आधार पे बांट लीजिए 1:1, तो 1,50,000 का डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स 1,50,000 है, 1:1 में बांट दिए, तो ये आपका 75,000 और ये इधर 75,000। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने क्या किया कि सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, अब ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं इन एक्सपेंसेस का जोड़ मार लीजिए टोटल, ये जो इसका टोटल यहाँ मारिए कॉमन कॉलम का, और प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और इसको आप नाम दे दीजिए टोटल एक्सपेंसेस बी पॉइंट। ठीक है, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट जो अपने ए पॉइंट लगाया है इसमें से इस बी पॉइंट को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा ए माइनस बी, यानी इसमें से 1,05,00,000 में से आप ये घटा दीजिए 24,84,000, तो 80,16,000 नेट प्रॉफिट आया है, जिसमें से ये जो 42 लाख है 42 लाख में से
12,000 घटाइए तो 29,88,000, ये आ गया आपका प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और 63 लाख में से आप क्या करेंगे, 12,72,000 माइनस कीजिए तो ये 50,28,000 है, ये आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इस कंपनी का हो गया। तो अभी ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपने किया है, इसमें इस तरह से आपको सॉल्यूशन, जब एग्जाम में किसी क्वेश्चन जब पूछा जाता है प्रॉफिट प्रायर टू और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो आपको इस तरह से ये स्टेटमेंट बनाना है। तो अब इसमें खास ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि समामेलन के बाद का जो लाभ होता है, समामेलन के बाद का लाभ कंपनी का रेवेन्यू लाभ होता है, किंतु समामेलन से पूर्व का लाभ पूंजीगत लाभ माना जाता है। अब पूंजीगत लाभ, ये पूंजीगत लाभ है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये पूंजीगत लाभ है 29,88,000 और 50,28,000 ये आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो इसमें पूंजीगत लाभ का उपयोग ख्याति को अपलिखित करने या पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने में किया जा सकता है, या इसे पूंजीगत संचय में इसको ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। पूंजीगत लाभ के उपयोग देखिए कैपिटल प्रॉफिट के, क्या एक तो क्या है कि पूंजीगत लाभ का उपयोग ख्याति को आप अपलिखित कर सकते हैं, राइट ऑफ गुडविल को कर सकते हैं, या पूंजीगत हानियों को राइट ऑफ कर सकते हैं, या इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके विपरीत पूंजीगत लाभ का उपयोग लाभांश विभाजन के लिए नहीं किया जा सकता। ये बार बार मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि कैपिटल प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, कंपनी अधिनियम इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है। समावेलन से पूर्व की हानि पूंजीगत हानि होती है, समावेलन से पूर्व की हानि पूंजीगत हानि होती है और उसे ख्याति खाते में डेबिट किया जाता है, गुडविल अकाउंट में उसको डेबिट किया जाता है। तो ये जो आपका प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ये आपको इस तरह से याद करना है। और इसके साथ साथ इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इससे संबंधित जो आपको नियम बताए हैं, वो नियम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप खास कर ध्यान रखें और इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि कई बार कुछ इंटरव्यूज वगैरह में खास मौके आते हैं, आप किसी कंपनी की जॉब में जाते हैं और आप अकाउंटेंट का कोई इंटरव्यू देते हैं, बड़ी कंपनी जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं उसमें जाते हैं, तो उसमें ये एक टेक्निकल सी बात आ जाती है, आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन से क्या अभिप्राय है और ये किस नेचर का होता है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, समावेलन से पूर्व का लाभ किस नेचर का है, और समावेलन के बाद का लाभ है वो किस नेचर का है। तो ये तभी संभव है जब आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा है और जाना है कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है वो पूंजीगत लाभ होता है और पूंजीगत खर्चों को अपलिखित करने के लिए, गुडविल को अपलिखित करने के लिए या फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। और इस कैपिटल प्रॉफिट में से लाभांश का वितरण नहीं हो सकता। कैपिटल प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो आपके लॉस है, तो लॉस जो है, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, उसके लिए क्या करते हैं कि गुडविल अकाउंट को डेबिट किया, उसको गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया जाता है। ये मान के चलते हैं कि भाई इससे अपनी ख्याति बढ़ी है, अपनी गुडविल बढ़ी है। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा क्या है कि आप ये देख लेना कि फाइनेंशियल ईयर कौन सी तारीख से कौन सी तारीख है, 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर है या 1 अप्रैल से 31 मार्च है। और जो नई कंपनी जिसका समावेशन हुआ है उसकी डेट देख लेना कि कौन से महीने में उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। तो इनकॉर्पोरेशन जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2 भागों में बट गया आपका,
प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो इस आधार पे टाइम रेशो निकाल सकते हैं। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन में सेल्स दे दी जाती है, तो सेल्स का ध्यान रखना कि सेल्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कितनी है और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कितनी है। कई बार क्या होता है कि ये जो सेल्स का फिगर है ये आपको सीधा न दे करके बता दिया जाता है कि जो आपके प्रायर इनकॉर्पोरेशन की जो सेल्स है उसके इतना टाइम्स या इतना गुणी जो है बाद के पीरियड की सेल्स है। तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन के आधार के ऊपर आप एक सेल्स अगर दी हुई है तो दूसरी सेल्स को निकाल सकते हो। टोटल सेल्स दी हुई है उसके आधार पे या प्रायर इनकॉर्पोरेशन की दी हुई है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, उसके आधार पे मिसिंग फिगर को आप अलजेब्रिक इक्वेशन लगा करके इसका सेल्स के फिगर को निकाल सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टूडेज लेक्चर। ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। थैंक यू वेरी मच।